तो अब हम चैप्टर के आखिरी पोर्शन पे पहुंच चुके हैं अपने, जिसमें हम पशु कृषि और पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे कि खेती क्या होती है और पशुपालन क्या होता है और कैसे ये जरूरी होता है किसान को। पशुपालन के दो उद्देश्य हैं, दूध देने वाले तथा कृषि कार्य के लिए पशुओं को पालना। भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीसीज हैं, गाय और भैंस, है ना। गाय वास इंडिकस और भैंस वास बुबेलिस, ये इंडिया की स्पीसीज है। स्पेसीज का नाम ऊटपटांग ही होता है। बायो वाले बच्चे, अगर आपको आगे बायो लेना है तो ये स्पेसीज के नाम याद रखना शुरू कर दें, खास तौर पे पौधों की और फलों की, उनके रासायनिक नाम याद रखना शुरू कर दें क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम आते हैं, है ना। तो ये जो है वो बायो में आपको आगे देखने को मिलेगा। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। तो दुधारू पशु अपने यहाँ गाय और भैंस जो है वो बहुत हद तक यूज की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती है। मैं शब्द को यूज कर रहा हूँ इस्तेमाल, और जरूरी भी है इस्तेमाल करना, है ना। क्योंकि इनका हम यूज कर रहे होते हैं, इनको केवल दूध के लिए पाल रहे होते हैं। दूध उत्पादन पशु के दुग्ध स्तरण काल पर कुछ समय तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है बच्चे के जन्म के पश्चात दूध उत्पादन का समय काल। इस प्रकार दूध उत्पादन, जो गाय दूध देना शुरू करती है ना, ऐसा नहीं है कि गाय जो है वो जैसे जन्म लेती है उसके साथ ही उसका दूध निकलने लगता है या फिर वो दूध देना चालू कर देती है, नहीं, ऐसा नहीं है। गाय जब बड़ी हो जाती है, जब उसका पहला बच्चा होता है, वो चाहे बैल हो चाहे गाय हो, गाय का बच्चा गाय भी हो सकती है और बैल भी हो सकता है, दोनों में। जैसे ही उसको बोलते हैं जनना, है ना, जैसे गाय जनती है उसके बाद जो है वो दूध देना चालू करती है, तो उसको जो है वो दुग्ध श्रवण काल बोलते हैं, जब तक गाय दूध देना चालू नहीं करती है। इस प्रकार दूध उत्पादन दुग्ध श्रवण काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। लंबे समय तक दुग्ध श्रवण काल के लिए विदेशी नस्लों जैसे जर्सी, ब्राउन स्विच का चुनाव करते हैं। तो ये विदेशी नस्ल की कुछ गाय होती हैं, जर्सी और ब्राउन स्विच, जो कि ज्यादा लंबे समय तक मतलब बहुत लंबी एज तक गाय की, एक जो अपनी देसी गाय होती है ना, वो एक लिमिटेड पीरियड तक ही दूध दे पाती है, उसके बाद वो बेस्ट हो जाती है। हमारी जो देसी गाय होती हैं वो दूध जो है वो लिमिटेड टाइम तक ही देती हैं, जब तक वो जो है बहुत कम टाइम होता है, और वो उनकी एज के मुकाबले अगर गाय जैसे 20 साल 25 साल जी रही होगी, तो जो है उसका दूध स्तवन काल बहुत कम होगा उस 20-25 के मुकाबले, जिससे जो है वो पशु कृषि में फायदा नहीं होता। जबकि जो विदेशी नस्ल होती है जर्सी और ब्राउन स्विच, ये जो है इनका दुग्ध स्तवन काल ज्यादा रहता है, अपनी नॉर्मल गाय की तुलना में ज्यादा रहता है, इसलिए जो है वो इन नस्लों का यूज किया जाता है। देसी नस्लों जैसे रेड सिंधी, साहिवाल, ऐसा समझ में नहीं आएगा, अपन इंटरनेट का फायदा उठाते हैं और जर्सी और ब्राउन स्विच देखते हैं कि गाय कैसे दिखाई देती है ना। जर्सी काउ, जर्सी काउ देख लेते हैं दिखने में कैसे दिखाई देती है, और फिर उसके बाद दूसरी वाली भी देखेंगे। जर्सी काउ कुछ इस तरह की दिखती है ना, इमेजेस देख लेते हैं, ये कुछ इस तरह की दिखती है ना। तो ये जर्सी का है, ऐसी कुछ दिखती है ना। कलर आपको समझ में आ रहे होंगे कि चेहरा जो है वो ऐसा ऐसा है, सींग थोड़े से छोटे छोटे हैं, सींग ज्यादा बड़े नहीं है, और ये जर्सी गाय कहलाती है। जर्सी गाय के अलावा दूसरी जो है वो ब्राउन स्विस है। ब्राउन स्विस ब्राउन स्विस भी देख लेते हैं कैसे दिखाई देती है। तो ब्राउन स्विस कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है ना। इसके भी देखो सींग नहीं है। तो ये विदेशी नस्ल की गाय है, ये सारी विदेशी नस्ल है, मतलब इंडिया में आ गई हैं, जाहिर सी बात है, इंडिया में दूसरे देशों से लाई गई हैं, इसलिए इनको विदेशी नस्ल बोलते हैं, है ना। ये विदेशी नस्ल की गाय है। अच्छा, इसके बाद इंडिया में कैसी होती है वो भी सर्च कर लेते हैं, इंडिया की गाय भी सर्च कर लेते हैं। वॉस इंडिकस, वॉस इंडिकस, वॉस इंडिकस, पता नहीं इसकी स्पेलिंग सही होगी क्या नहीं। वॉस इंडिकस नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, बताओ, इंडिया का ही नहीं दिया हुआ है। हाँ, ये इस तरह की गाय होती हैं, वास इंडिकस, अपनी जो देसी गाय होती है ना, वो इस तरह की वास इंडिकस इसको बोला हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों तो समझ में आ गए होंगे, ब्राउन स्विस और ये जो है जर्सी काउ, ये दोनों विदेशी नस्ल हैं, और दूध का श्रवण काल इनका बहुत ज्यादा लंबा पीरियड होता है ना। इसलिए इनका जो है वो दुग्ध श्रवण काल जो है वो यूज किया जाता है। यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, मास वगैरह दिया हुआ है, कोट। ठीक, तो जर्सी और स्विस के बारे में आपने देख लिया। वापस बुक पर आते हैं, और हमको उसके दूसरे बारे में भी दिया हुआ है ना, वो दूसरी गाय और देख लेते हैं। देसी नस्ल जैसे रेड सिंधी और शाहीवाल,
रेड सिंधी भी देख लेते हैं, ये देसी नस्ल है, रेड सिंधी काऊ। रेड सिंधी इस प्रकार की दिखती हैं, तो शायद आपने देखा होगा, इन सींग जो है वो बड़े बड़े होते हैं, और ये रेड सिंधी है ना। रेड सिंधी कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, सींग बड़े बड़े। ये बैल है, ये रेड सिंधी बैल है ना। गाय जो है वो कुछ इस तरह की होती है रेड सिंधी। और रेड सिंधी के बाद जो है वो शाहीवाल, देखो सींग दिखाई देते हैं इनके, जो है सींग रहते हैं, उन दोनों में सींग नहीं थे। शाहीवाल और दूध में तो अंतर फर्क पड़ ही जाता है, जाहिर सी बात है, वो तो फिर बात की बात है ही। शाहीवाल जो है, शाहीवाल कुछ इस तरह से दिखती है, इस प्रकार की अपने एरिया में बहुत प्रकार दिख जाती है ये वाली गाय। शाहीवाल जो है वो इस प्रकार की रहती है, ये गाय है ना। शाहीवाल ये अपने यहाँ दिख जाती है कॉमनली। ये सारी गाय हैं शाहीवाल। रेड सिंधी और साहिवाल ये अपने इंडिया में होती हैं। और जो दो हैं वो ब्राउन स्विस और कौन सी थी एक और, ब्राउन स्विस और एक और कौन सी थी, जर्सी। जर्सी, हाँ। वो दोनों जो है, जर्सी और ब्राउन स्विस जो है, वो जो है हमारी विदेशी नस्ल की हैं, और रेड सिंधी और साहिवाल जो है वो देसी नस्ल की होती है। अच्छा, ये लोग जो है जर्सी और ब्राउन स्विस जो है वो, इनका दूध देने का समय इनके आयु के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। और जो देसी नस्ल होती है, हमारे इंडिया की जो नस्लें होती हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। अब देखना दोनों की कमियां और दोनों के फायदे देखना। जो विदेशी नस्लें हैं, विदेशी गायें हैं, उनमें क्या है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता। अगर बीमार हो गई तो बहुत जल्दी जो है वो मर जाएंगी, या फिर जो है वो बहुत ज्यादा बीमार रहेंगी, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है, लेकिन दूध बहुत लंबे समय तक देती है। लेकिन हमारे जो देसी गाय हैं, उनमें क्या कमी है, उनमें जो है वो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उनमें कितने भी मक्खी बिनकती रहेंगी, कितने भी बीमार हो जाएंगी, लेकिन मतलब बीमार नहीं होती। कितना भी खराब खाना मिल जाए, कितनी भी गंदी जगह पर रह लें, वो बीमार आसानी से नहीं होती, है ना। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, लेकिन दूध कम देती है। उनकी एक फायदा है तो इनका एक फायदा, उनका एक नुकसान है तो इनका भी एक नुकसान है। क्यों ना दोनों की ब्रीडिंग करवा दी जाए। उनके अच्छे गुण, जो दूध दूध देने का ज्यादा टाइम जो ज्यादा टाइम देती है, वो अलग गुण, और इनके गुण को मिलाकर एक नई नस्ल तैयार की जाए, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी हो और दूध भी ज्यादा देती हो, है ना। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण करवाया जाए, वही हाइब्रिडाइजेशन जैसे पौधों में करवाया था, संकरण करवाया जाए, तो एक ऐसी संतति प्राप्त होगी, संतति मतलब संतान, ऐसा उत्पाद प्राप्त होगा जिसमें दोनों ऐच्छिक गुण, रोग प्रतिरोध क्षमता और लंबा दूध श्रवण काल, दोनों ही होंगे। तो हम दोनों में अगर संकरण करवाएं, हाइब्रिडाइजेशन करवाएं, तो जो है हमको एक ऐसी गाय प्राप्त होगी जिसमें रोग प्रतिरोध क्षमता भी अच्छी होगी, और उसकी दूध श्रवण काल भी ज्यादा होगा, दूध देने का समय भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर रेड सिंधी और साहिवाल मैंने आपको रियल वाले दिखा दी है, इमेज कैसे दिखती है। अब आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्रियाकलाप दिया हुआ, पशु फॉर्म पर जाएं और निम्नलिखित की ओर ध्यान दें। पशुओं की संख्या तथा विभिन्न प्रकार की नस्लों की संख्या, विभिन्न नस्लों से प्रतिदिन प्राप्त दूध, है ना। तो ये फार्म हाउस जाने के लिए बोला हुआ है। खैर हम तो नहीं जा सकते, जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। उत्पादन की मात्रा, मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा अच्छा हम जा नहीं सकते, लेकिन कोई फार्म हाउस को देख तो सकते हैं ना यहाँ पर, बिल्कुल देख सकते हैं, देखते हैं अपन, कोशिश करते हैं, हो सकता है अपन को मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो हांडा सर की एक बार फिर इनकी जो गोधन है, रेड सिंधी नस्ल की गाय को यहाँ पर देख सकते हैं और साहिवाल नस्ल की गाय को यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों की मिल्किंग वीडियो कवर करते हुए, ताकि आप एक इनकी दूध उत्पादन क्षमता का अनुमान स्वयं ही लगा सकें। मैं फिर कहना चाहूंगा, घर बैठ करके गोधन को न खरीदें, कतई गलत है। क्योंकि जो आप साक्षात किसी गाय को देखते हैं और किसी वीडियो में देखते हैं, तो उसमें 19-20 का फर्क हो सकता है। अगर घर पहुंचने के बाद आपकी आकांक्षाओं के हिसाब से आपको गाय नहीं मिलती है, तो आपको भी दुख होता है। तो इससे बढ़िया यही है, अंग्रेजी की एक कहावत है कि मैरी इन हेस्ट एंड रिपेंट इन वेस्ट। जल्दबाजी में की हुई शादी में इंसान को सारी उम्र पछताना पड़ सकता है। तो वही कहावत यहाँ पर लागू होती है। लाल सिंधी नस्ल की ये जो गोधन है, ये देख सकते हैं आप, शुद्धता के हो जाएगी, दोनों कवर हो जाएंगे। तो एक ये देख सकते हैं रेड सिंधी, और इधर साहिवाल नस्ल की ये जो गाय है, ये देख सकते हैं। देखो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता, अगर मैं स्कूल में होता तो डायरेक्ट आप रेड सिंधी और शाहीवाल नॉर्मली देख रहे हो सामने से, है ना। अब फार्म हाउस पे भले हम नहीं जा पा रहे, लेकिन यहाँ से देख सकते हो आप, लेकिन
और यहाँ पर अपन दूध में भी अंतर निकालेंगे कि दूध में जो है वो कितना देती हैं दोनों दूध। निपल बोतल की व्यवस्था यहाँ पर जरूर की गई है ताकि दूध निकालने के बाद बच्चे का जो हक है वो उसको जरूर पिला दें। एक सेकंड रुकें, एक सेकंड। हाँ, ये देख सकते हैं लाल सिंधी नस्ल की जो गाय है, अडर टाइट और ठुका हुआ अडर है, किसी भी तरह का ढीलापन इसमें नहीं है। ये देख सकते हैं थन पासों की जो बनावट है ये काफी सराहनीय। ठीक है, ठीक है, बिताएंगे नहीं, खाली बाल्टी एक बार जरूर दिखा देना। और ये देख सकते हैं ये अपनी जो साहिवाल नस्ल की जो गाय है, ठीक है, खाली बाल्टी। ये देख सकते हैं हांडा सर है, ठीक है, धर्मेंद्र सर है, उल्टा करके दिखा दे पूरा। ठीक है, निकालें। अरे दूध निकाल रहे हैं उसमें से, तो दूध निकालना हमको तो कोई सीखना नहीं है। भारतीय मूल की जो गाय है वो उसका भी देखने को मिलता है, तो देख सकते हैं। अब बाकी बचा हुआ दूध जो है वो बछड़े के लिए छोड़ देते हैं, पता नहीं बचा भी है कि नहीं बचा। पास ले चलें इस बाल्टी को। हाँ, बाल्टी के पास रखें। ये जो है वो शाहीवाल ने दिए, अब वो जो है वो उसका निकाल रहे हैं रेड सिंधी का। ये रेड सिंधी थी क्या? मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। कौन सी थी ये? सामने कौन सी दिख रही है अभी आपको? कोई नहीं बता पा रहा है, मतलब उल्टा करके दिखा दे पूरा। ठीक है, निकालें। लाल सिंधी नस्ल की ये जो गोदन है, ये देख, ये लाल सिंधी है ना? ये लाल सिंधी है और वो शाहीवाल। शुद्धता के हो जाएगी, दोनों कवर हो जाएंगे। शाहीवाल का भी निकाल रहे हैं, तो शाहीवाल का ज्यादा निकलता है जहाँ तक। ठीक है, कुछ बच्चे के लिए छोड़ दें। हाँ, दोनों को एक बार निकाल लिया। ठीक है, कुछ बच्चे के लिए छोड़ दें। ठीक है, ये अगले थनों का दूध है। नीचे बैठ जाए आप। ठीक है, हाँ हाँ, ये अगले थनों का, ये पिछले थनों का है। ठीक है, और ये देख सकते हैं। ठीक है, लाजवाब। ये देख सकते हैं दूध उत्पादन क्षमता स्टील की, माफी चाहूंगा, प्लास्टिक की चौड़े पैंदे की बाल्टी है। और ये देख सकते हैं एक समय का। ठीक है, ठीक है, यहीं पर तुलवाएं, यहीं पर तुलवाएं, तर डालें इसको अच्छी तरह। ये देख सकते हैं, एक बार गाय को आने दें, थोड़ा सा साइड में हो जाए, गाय को फोटो में जरूर आने दें। ये देख सकते हैं, एक बार और तर डालें संतुष्टि के लिए। ये देख सकते हैं स्टील की बड़ी बाल्टी को लबालब ऊपर तक भर दिया है और ये तड़ा करके इसके झाग खत्म करने की बेसिकली एक इनकी कोशिश है। ठीक है, लीटर का नाप ले लें और अच्छी तरह से तड़ा के भरें। ये ले लें। हाँ, नाप रहे ये साहिवाल जो पीछे है उसकी दूध उत्पादन क्षमता का आपको एक अनुमान देते हुए 4 दिन की ब्याई हुई है। 1 लीटर। ठीक है, डालें। ठीक है, 2 लीटर पूरा तड़ा करके भरें। दिखाएं कि क्या हमारी भारतीय मूल की जो गोवंश है उनकी भी दूध उत्पादन क्षमता है। 3 लीटर। गिराए ना नीचे। हाँ, 4 लीटर और बाल्टी ले आए। ठीक है, 5 लीटर। ठीक है, ठीक है, 6 लीटर। 7 लीटर। गिराए ना, दूध को नहीं गिराए। 7 लीटर। ठीक है, ले आए। सात लीटर अभी तक इन्होंने डाल दिया है। और ये देख सकते हैं बेहतरीन 8 लीटर। और ये देख सकते हैं 9 लीटर। कमाल। ये देख सकते हैं 10 लीटर दूध एक समय का, अति सराहनीय। आपको बताता हूं मेरी सुनो। हाँ जी, गर्म दूध है अभी। ये दूध लगभग 8.5 पौने 9 के लगभग, क्योंकि ताजा दूध को निकालेंगे ना तो कितना भी ठंडा कर लो उसके आगे बात खत्म नहीं देख होती। सकते हैं ये जो इनका जो कथन है ये अति सराहनीय है। इन्होंने झूठी बड़ाई नहीं की है, जो बताया है वो इन्होंने ये बताया कि अभी जो ताजा दूध रहता है ना उसमें झाग होता है। झाग के कारण से जो है वो दूध, झाग जब ज्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है झाग के कारण से वो लीटर का पैमाना ज्यादा हो जाएगा। तो बोल रहे हैं 8 साढ़े 8 लीटर दूध है, 1 लीटर जो है वो खुद ही बोल रहे हैं। अगर काटे पर तोले तो तकरीबन 8.5 किलो या लीटर में भाई साहब। ठीक है, किलो ये बताया 15 किलो दूध 14 बरस में दूध अभी तैयार है। ठीक है, 4 दिन की ब्याई है। तो इन्होंने जो बताया था 90,000 रुपए इस गोधन की इन्होंने डिमांड की है। ये लाल सिंधी, ये जो पीछे जो गाय है इसका, ये देख सकते हैं शाम की लाइव मिल्किंग तकरीबन 6:45 बजे का समय है। ठीक है, तड़ाएं। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी करें, स्पेस थोड़ा। 5 लीटर अभी तैयार है। कितने दिन की ब्याई हुई है? 12-13 दिन की ब्याई। 12-13 दिन की ब्याई। टाइम भाई साहब, मैं 11 साढ़े 11 लीटर दूध निकाल के लाया। निकाल के लेकर मेरे मोहल्ले में 1-2 दिन में मैंने 12 किलो दूध उम्मीद है कि पहले बार जानकारी चाहते हैं यूएलडीबी उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड में लाल सिंधी नस्ल के सांडों का सीमन उपलब्ध है। और ऐसे ही रेड सिंधी और शाहीवाल ज्यादा देती है। रेड सिंधी जो है वो गिर गाय के बारे में, गिर गाय कितना दूध दे सकती है? जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं 50 लीटर भी दूध देती है। सर, एक हमारे किसान भाई सबसे ज्यादा सवाल ये पूछते हैं कि गिर गाय मतलब 12 कितने महीने तक दूध देती है? सर, किसान भाइयों, हम पहुंचे हुए थे आर्यमान गिर गौशाला जो कि गुजरात के जसदन में है। और किसान भाइयों, यहाँ पर हमने सर से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसका उत्तर आप सालों साल से ढूंढ रहे थे, पर आपको कोई किसी ने अभी तक इसका जवाब नहीं बताया। आज की वीडियो सिर्फ आखिर तक देखते रहना, आपके सभी सवाल इसकी आज इस वीडियो में। तो पहले 1996 से मैंने ये गौशाला
नहीं, कॉटन वेस्ट का काम पहले किया था, उसके बाद गौशाला का भैंसों तो गिर गाय को मुझे किस प्रॉफिट नहीं प्रकार की मिला। दिक्कत? उसके बाद मैंने 5-6 साल बंद कर दिया और उसके बाद मैंने 2008 से फिर से शुरू किया। वो शौक से शुरू किया था, अभी बिजनेस हो गया, क्योंकि तो गिर गाय का पहले से ही मुझे बहुत शौक था। तो मैं आज मेरे पास 400 इनकी स्टोरी आप देख 5 लेवल में सकते है हैं एक, YouTube पर अगर देखना चाहो तो। और उसके बाद तीसरा नंबर वाला वही है, वो अभी दूध पी रहा है। वो 5 लेवल का 5 टेम्प में अलग अलग गाय है। सर सब मतलब आपने सभी गायों को अलग अलग वैरायटी के हिसाब हाँ, अलग अलग ब्रीड से तैयार की है। अभी मेरे पास 10-11 बुल है। अच्छा, गौशाला की नहीं है मेरे पास। कितने साल की है ये जो बकरियां? वो समझ लो 3 साल से 5 साल तक की है। ये 5 साल की है, वो 6 साल की है, 6-7 साल की होगी। सर ये इधर सारी प्रेग्नेंट है सर? हाँ, वो सब प्रेग्नेंट है। चलो तो सर अब अपनी बच्चियों को दिखाइए, ये जो इधर आप वो प्रेग्नेंट होने वाली है। अच्छा सर, वो अभी लोग गाय हिट में आएगी, वहाँ जाके देख सकते हैं। फुल है, भावनगर प्रदीप सिंह बापू के पास से लिया हुआ, उसका कम दाम में मिला है हमें। सर तो सर मतलब मुझे यहाँ पर एक बात जो थोड़ी सी अलग लग रही है कि बाकी जो गौशाला जी, तो कोई हमने तो अच्छा बुल, हमारा पुराने बुल है, उसका तो क्योंकि वो बता देने के बाद गिर में हमारे पास जो कुंडल मंदिर की है। अच्छा, तो सर मतलब अभी आपको जो आप जब गिर से काम कर रहे हैं, सर कितना समय हो चुका है आपको? पहले तो 10 बार गाय थी 1990 में। बाप रे, एकदम से छोड़ दिया उन्होंने। मेन चीज तो बता ही नहीं यार। मेरे पास एक गाय थी, तो शौक से शुरू किया था। जी सर, इसके रूप में 2000 जब गिर से काम कर रहे हैं, सर कितना समय हो चुका है आपको? नहीं है वो, तो उसकी बहुत सारी बच्ची उसमें गोपाल की है। अच्छा अच्छा और तो पहले हमारे पास पुराना बुल, जो 20 साल पहले हमने जो गाय मेरे पास अभी नहीं है वो, तो उसकी बहुत सारी बच्ची उसमें गोपाल की है। अच्छा अच्छा। तो सर मतलब अभी आपको जो आप जब गिर से काम कर रहे हैं, सर कितना समय हो चुका है आपको? किसान मित्रों, सत श्री अकाल। मेरा नाम है दर्शन सिंह और हम पहुंच चुके हैं गुजरात के जो बहुत ही फेमस मेरे पीछे सारी गौशाला है। मैं सारी गौशाला आपको बाद में मिलूंगा, लेकिन पहले जो काठियावाड़ी सर के जो हॉर्स हैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ये प्योर काठियावाड़ी व्हाइट और जो ऐसी बात है। तो पूरे डाइजेस्टिंग में नमक फैलेगा, तो डाइजेस्टिंग के अंदर जो उसका रूमिन होता है उसमें कहीं नुकसानकारक कल्चर भी हो जाता है, कोई गलत खाने में चीज आ जाती है, तो ये नमक वाला पानी जो जाएगा वो अपने आप पूरी डाइजेस्टिंग के अंदर जो रूमिन के अंदर जो गलत कल्चर है उसको मारकर शुद्धिकरण करेगा, ताकि उसकी डाइजेस्टिंग बढ़े, कल्चर बढ़े और भूख ज्यादा लगे। और सर आपने ये ऊंचा नीचा काफी डाला हुआ है, इसका क्या क्या आप देख सकते हो, देखिए ये पूरा गोबर का पाउडर है, 100% प्योर गोबर। जी जी, देख सकते हो ये बेड क्यों बना रखा है सर ये आपने? गोबर का पाउडर जो है ये बैक्टीरिया रहित होता है, इसमें कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो जैसे मेस्टाइटिस है, थनले लगे और सूजन शरीर में, ये सब इसमें नहीं आ सकता। किसान कितना साइंटिफिक हो रहा है आप खुद देखिए। वहां पर उन्होंने गोबर का जो है वो पाउडर डाल के रखा है ना। तो वो उससे क्या हो रहा है, वो एंटीबैक्टीरियल होता है, तो बोल रहे हैं कि गायों को जो है वो कीट पतंगे नहीं लगेंगे। तो ये गौशाला होती है, अपन नॉर्मली नहीं देख पाते हैं गौशाला, यहाँ पर आपको देखने को तो भगवान की कृपा से, गाय की कृपा से आपको वो एक अच्छा आपकी यू टर्न था आपकी थी। जी, तो हमारे ये गाय पालन मेरे ख्याल से बहुत शानदार है ना। अब जैसे मैंने बताया ना आपको, रेड सिंधी साहिवाल गाय होती हैं, तो उसी प्रकार बैल भी होते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, अब जैसे साहिवाल नस्ल जो है वो ज्यादा दूध दे रही है, साहिवाल नस्ल ज्यादा दूध दे रही है, और अगर मान लो शाहीवाल की रोग प्रतिरोध क्षमता अच्छा नहीं है, रेड सिंधी की ज्यादा अच्छी है, तो क्या करेंगे, शाहीवाल के जो बैल रहेगा उससे जो है वो रेड सिंधी का जो है संकरण करवाएंगे, मतलब कि उसको उससे प्रेग्नेंट करवाएंगे। तो जो नया बच्चा होगा वो दोनों के गुण लिए हुए रखेगा, है ना। तो बैल का यूज, जाहिर सी बात है, बिना बैल के जो वहां पर जो गाय में प्रजनन होता है वो लैंगिक प्रजनन होता है, तो बिना बैल के नहीं हो सकता। तो वो बैल का यूज करते हैं दूसरे प्रकार की गाय जो है वो उगाने के लिए सॉरी बोल रहा हूँ, पैदा करने के लिए या फिर क्रॉस ब्रीडिंग करवाने के लिए। तो इस प्रकार बैल के थ्रू जो है वो नई गाय जो बन होती है, नई गाय में दोनों के ही गुण होते हैं, अच्छे भी, दोनों अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं, खराब गुण जो है वो कम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये मेरे ख्याल से आपको जो है वो समझ में आ गया। दूध देने वाले पशु के आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। एक प्रकार का आहार जो उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए, दूसरा वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाए। इसकी आवश्यकता दुग्ध श्रवण काल के समय होती है। पशु के आहार के अंतर्गत आते हैं मोटा चारा, जिसको रुशांश बोलते हैं, रुसांश बोलते हैं, जो प्राय मुख्यतः रेशे होते हैं, तथा बी, जिसमें रेशे कम होते हैं, और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। तो प्रोटीन तो देखो आप जानवर को भी चाहिए। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता है जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व हों। तो आपने एक नाम सुना होगा, कपिला पशु आहार करके जो है वो आता है, तो वो जरूर आपने सुना होगा। वो बहुत हद तक प्रोटीन और वगैरह सब कंटेंट की रहता है, जितना गाय को आवश्यकता होती है उसमें बाकायदा होता है, लेकिन महंगा आता है थोड़ा सा बिल्कुल। लेकिन गाय अगर उसको खाएगी तो बिल्कुल उसके पोषक तत्व होंगे, वो पोषक तत्व अच्छे होंगे तो उसका दूध श्रवण काल भी ज्यादा होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी, तो किसान की आय बढ़ा देते हैं वो पशु। अच्छा, एक बार पशु, इसको पढ़ने के बाद बताता हूँ। अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, जिनके कारण उनकी दुग्ध प्रदान क्षमता में कमी आ जाती है या मृत्यु भी हो सकती है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता उठता है। पशु के बाह्य परजीवी अंतः परजीवी दोनों ही होते हैं।
बाह्यपरजीवी त्वचा पर रहते हैं, जिससे पशु को त्वचा रोग हो सकते हैं। अंतःपरजीवी जैसे कीड़े, आमाशय, आंत को तथा पर्णकृमि, यकृत को प्रभावित करते हैं। संक्रामक, जैसे जैसे सीधे-सीधे ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हमको रोग होते हैं ना, वैसे पशुओं को भी रोग हो सकते हैं। पशुओं में भी जो है वो टीके लगाए जाते हैं इन रोगों से बचने के लिए, है ना? चाहे वो कुत्ते हों, चाहे गाय हों, चाहे कोई दूसरे जीव हों, सभी में जो पालतू जीव हैं जैसे भैंस वगैरह, उनमें भी टीके लगाए जाते हैं जिससे वो बीमार ना हो। तो जैसे कोरोना वायरस के टीका हमको लग रहा है ना, वैसे इनकी भी बीमारियां होती हैं, कुछ बीमारियां हमारे जैसी होती हैं, उनके टीके जो है इनको लगाए जाते हैं, जिससे जो है वो ये जो है वो स्वस्थ बने रहें और इनका जो जिस यूज के लिए इनको पाला गया है वो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ बोल रहा था, किसान ये पशु को क्यों पाले? पशु पालना क्यों जरूरी होता है? पशु पालना इसलिए जरूरी होता है, खेती जो है वो बहुत हद तक पानी पे डिपेंड करती है और बहुत हद तक रिस्क का धंधा है ना? रिस्क मतलब कि हो सकता है वो बारिश ना हो सकता हो कुछ ओलावृष्टि हो जाए, मतलब ओले गिर जाए जिससे फसल जो है वो नष्ट हो जाए, हो सकता है कोई दूसरा रीजन हो जाए जिससे कीड़े वगैरह लग जाए फसल में, तो फसल अच्छी नहीं हो पाए। तो किसान को दूसरी आमदनी भी तो होना चाहिए, इसलिए जो है किसान पशुपालन करता है जिससे उसको दूसरी आमदनी हो पाए, जिसमें से एक प्रमुख अपने यहाँ जो किया जाता है वो दुग्ध उत्पादन के लिए गायों को पाला जाता है, तो वो बिल्कुल सही चीज है। इसके बाद जो हम देख रहे हैं वो मुर्गी पालन देख रहे हैं। तो मुर्गी पालन जो है वो किस लिए किया जाता है? मुर्गी पालन दो चीजों के लिए किया जाता है मेनली। पहला है अंडा और दूसरा है मांस। दो चीजों के लिए मुर्गी पालन किया जाता है, इसलिए अच्छा दोनों की जरूरत के लिए जो है दोनों प्रकार की अलग अलग मुर्गियां पाली जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर मुर्गी पालन किया जाता है, मतलब लेयर मुर्गी की जो प्रजाति होती है वो अंडे बहुत ज्यादा देती है। और मांस के लिए जो है ब्रोलर का यूज किया जाता है। मांस के लिए मोटे मुर्गे चाहिए, अच्छा मांस होना चाहिए, इसलिए ब्रोलर का यूज किया जाता है। पहले तो दोनों देख लेते हैं, जो ब्रोलर होता है वो कैसा दिखता है और लेयर मुर्गी कैसी दिखती है। लेयर यहाँ पर आपको अच्छा मैंने ये वाला दिखाया है। लेयर मुर्गी कुछ प्रकार से दिखती है और ये अंडे बहुत ज्यादा मात्रा में देती है ना। वीडियो अगर यहाँ पर है तो देख लेते हैं अपन। पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर चिकन फार्मिंग विथ केज एंड निप्पल, यहाँ पर देख लेते हैं अपन एक वीडियो लेयर मुर्गी का। Welcome to Smart Micro Business Development. Here we are briefly explaining the layer poultry farming. एक पोल्ट्री फार्म है। Layer poultry farming means raising egg-laying poultry birds for the purpose of commercial egg productions. अपन ना सुनते हुए इसको डायरेक्ट देख लेते हैं। तो इस प्रकार की दिखती है लेयर मुर्गी। इनको ही खाना दिया हुआ है, इनके खाने में भी प्रोटीन का बहुत ज्यादा, अभी देखेंगे अपन, पढ़ेंगे इनको किस किस तत्वों की जरूरत होती है जिससे अच्छे ज्यादातर ये जो है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अंडे दे पाए। तो इनको ऐसे केजेस में बंद कर दिया जाता है, पिंजरे में जो है वो बंद कर दिया जाता है और उनका खाना जो है वो बाहर डाल दिया जाता है जिससे खाना खा रही है ना। कुछ टाइम के लिए खुला भी छोड़ा जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा बंद करके रखा जाता है। जो अच्छे पोल्ट्री फार्म होते हैं वहां पर कई जगह खुला भी छोड़ते हैं और वापस जो है उनको फिर बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो है ये मुर्गियां जो है खाना खा रही है ना। तो ये जो है इनको खाना दिया हुआ है। खाने के साथ साथ जो है यहाँ पर एक बात देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये। Vaccination and its importance for layer poultry farming. Vaccination program is a must for chicks for keeping them free from all types वैक्सीनेशन किया जा रहा है उनका, मतलब वही चीज, उनको बीमारियां ना हो तो उनको जो है वो दवाई of diseases. The main advantage is mortality rate will reduce. Low mortality rate equals more production equals more profit. Egg production from a layer poultry farming depends on the care and farm management. If you take good care of your birds and manage them properly, then the production and profit will be high. Within the first 20 weeks of age, about 5% of hens start laying eggs. About 10% birds start lying at their 21 weeks of age. When they reach 26 to 30 weeks of age, उनके आसपास का माहौल साफ रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो बीमार हो जाएंगी और बीमार हो जाएंगी तो they produce highly. जितना खाने से फायदा नहीं होगा उनके अंडे से, उससे ज्यादा नुकसान हो Although जाएगा। it may be different depending on their strain. After laying a maximum number of eggs, they usually stop lying for a few days. And after this period, their egg production might reduce slowly. Egg laying rate and size of eggs increases gradually. The hens grow till their 40 weeks of age. Weight and size of eggs increases till their 50 weeks of age. Feeding for layer poultry farming. There are many companies available throughout the world which are ये producing उनका खाना है। commercial feed and feed supplements for layer chickens. You can buy feed from your local market or make the feed at your own house. You have to be sure that the feed and feed supplements you bought are enriched with essential food value. देखो उनको फल वगैरह भी दे रहे हैं, केले के पत्ते। In accordance with the age and species of chickens, food providing can control the weights of chicken. Use sufficient calcium, phosphorus, vitamins, amino कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन और अमीनो एसिड, ये सारी चीजें चाहिए पड़ती हैं, हमको चाहिए पड़ती है वैसे मुर्गियों को भी acid चाहिए and other mineral substance in their food. If you follow the methods, then you can make better profit from your layer poultry farming business. Water management for layer poultry farming. Chickens' health depends on the supply of pure, clean and fresh drinking water. You have to provide adequate water according to the demand of your laying hens. उनको पानी दे रहे हैं यहाँ पर, तो वो जो दवाई डाल रहे थे वो पानी में डाल के दे रहे थे जिससे इनका स्वास्थ्य बना रहे।
उन्होंने For purifying the water, पिंजरे में mix जो है Aquacure. वो ऐसा बना Determine a के suitable रखा है place to जिससे keep the water pot inside the poultry पानी पी house. सके। Sup. Leak cold water सही during से summer कलर season वैसे and hot weather, and उसमें slightly hot ज़्यादा water बुरा in भी cold नहीं weather है। or winter season. Egg collecting and grading. It takes about 26 hours for each egg to develop and इनका पिंजरा ही ऐसा रहता है, पिंजरा जो है नीचे से ज्यादा चौड़ा रहता है जिससे जो अंडा देती हैं वो पिंजरे में वो अपने आप केज में से निकलकर जो है वो सामने आ जाता each है। hen lays an egg a little later each day. This is not an exact thing and most eggs are laid in the morning. Eggs should be collected regularly and transferred from the hen house to an egg room where they are तो graded वो or egg checked for जो है weight and for वहाँ पर damaged कलेक्ट कर shells. लिए A जाते sample हैं। of eggs is often broken open to check internal quality. Eggs are packed into patterns for 12 eggs or trays of 30 eggs for sale. Prices vary with egg size, so eggs must be separated on the basis of egg weight. Tray to temperature, 4 to 6 sock. इसी Marketing एग involves a पर range of मुर्गी prices बैठती depending है, on the यदि difference. जब वो अंडा देती है तो उस पर बैठती है वो, है ना। अगर वो बैठती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है उस टेम्परेचर से जो है वो मुर्गे बनते हैं। तो ये था वो लेयर मुर्गी इस प्रकार की दिखती है। ब्रॉलर मुर्गे भी देख लेते हैं, ब्रॉलर कैसे दिखते हैं। क्रोलर और ब्रॉलर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हसान और आप देख रहे हैं हसान पोल्ट्री वर्ल्ड। फ्रेंड्स, कल मैंने अपने फार्म पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस की जिससे मुझे ये लगा कि देसी और बॉयलर में क्या अंतर है, इस पर एक वीडियो बनाई जाए। मेरा आइडिया ये है कि हो सकता है देसी और बॉयलर में क्या अंतर है, या आपकी बी कॉम्प्लेक्स हो गई, ये सब अगर चला रहे हैं तो इससे होता यह है कि हमारा जो देसी आप उस बंदे की बातें सुनिए, इंडिया का बंदा है लेकिन आपको जो है वो विटामिन वगैरह के बारे में बात कर रहा है कि इनको जो है वो कितनी ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व देसी और बॉयलर में क्या अंतर है, डिफरेंट बिटवीन देसी एंड बॉयलर। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। पहले ले लेते हैं देसी को। देसी में फ्रेंड्स ये होता है कि देसी में यूनिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब बॉयलर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये मजबूत बच्चा ज़्यादा होता है, इसमें इतना मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, देसी कोई भी चीज़ हो उसमें इम्यूनिटी ज़्यादा ही होती है, की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो हमारे फार्मर हैं जो कम पूंजी से जो फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो अगर चाहें तो देसी चिक्स से पहले फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस ये है बॉयलर के मुकाबले इतनी केयर भी नहीं करनी पड़ती है, बस ये है थोड़ा सा ब्रूडिंग के वक्त थोड़ा सा देखना पड़ता है, बाकी इतनी केयर नहीं करनी पड़ती है, मेडिसिन ज़्यादा यूज़ नहीं होती है इसमें, और मोर्टेलिटी होने का भी इतना डर नहीं होता है। लेकिन एक बात ये है, अगर चिक्स देसी चिक्स है, देसी चिक्स में अगर हम शुरुआत से थोड़ी हल्की फुल्की अगर मेडिसिन चला रहे हैं, मल्टीविटामिन वगैरह, किडनी फ्रेशर वगैरह, या आपकी बी कॉम्प्लेक्स हो गई, ये सब अगर चला रहे हैं तो इससे होता यह है कि हमारा जो देसी मतलब मुर्गों को भी ये सब देना पड़ता है। अपन ह्यूमन तो खा ही रहे हैं, मुर्गों को भी देना पड़ता है। चिक्स होता है वो थोड़ा सा मेडिसिन का आदी हो जाता है, तो इससे ये होता है कि अगर आगे चल के कुछ प्रॉब्लम आपके फॉर्म में क्रिएट होती है तो वो दिन के अंदर पूरे फॉर्म का बच्चा मर गया था, तो इस तरीके की कुछ दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। अच्छा, अगर आप शुरुआत से हल्की फुल्की मेडिसिन देते हैं तो आपका देसी चिक्स जो है वो थोड़ा सा आदी हो जाता है। चिकन की ब्रीड होती है ब्रॉलर, तो वो कुछ प्रकार के दिखाई देते हैं ब्रॉलर, है ना। ये थोड़ा सा हट्टे कट्टे होते हैं, व्हाइट कलर के रहते हैं ज्यादातर, तो ये ऐसे कुछ हट्टे कट्टे होते हैं। तो इनके जो है वो मीट खाया जाता है, इनको जो है वो मीट के लिए पाला जाता है। तो आपने दो चीज देख ली, उसकी जो है वो एसिल नस्ल भी होती है, एसिल जो है वो अलग होती है, एसिल भी मांस के लिए ही पाला जाता है इसको, और अंडे के लिए जो अलग है। निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्मों का विकास विकसित की जाती है, मतलब मुर्गे की भी नई नई किस्में विकसित की जाती है। क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे इनमें भी, जो हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, जिसको संकरण बोलते हैं, वो अगर पौधों में होता है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, और जब जानवरों में होता है तो उसको ब्रीडिंग बोल दिया जाता है। दो जानवरों की स्पेसीज के बीच में, जैसे अब जो ब्रॉलर मुर्गे की जो है वो देसी मुर्गी के साथ जो है वो प्रजनन करवाएंगे तो जो नई संतति उत्पन्न होगी, नई प्रकार की ब्रीड बन जाएगी वो, है ना। तो इस प्रकार नई किस्मों की जरूरत होती है। जैसे एसिल तथा विदेशी नस्ल लेगहॉर्न नस्लों का संकरण करवाया जाता है। तो ये दोनों विदेशी नस्लें एसिल और लेगहॉर्न, इन दोनों का जो है संकरण करवाया जाता है। किस लिए करवाया जाता है? चूजों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। चूजों मतलब जो मुर्गी नई बने उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। छोटे कद के ब्रोलर और माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन में, कद छोटा होगा तो उनका फैट ज्यादा होगा, जिसके कारण से उनका मांस अच्छा खासा होगा, है ना। इसलिए नई किस्में जो है वो मुर्गी में विकसित की जाती हैं। फिर उसके बाद गर्मी अनुकूलन क्षमता, उच्च तापमान, गर्मी अपने आप बहुत पड़ती है तो उसको तापमान सहने की क्षमता होना चाहिए उसमें। देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता। अंडे देने वाली ऐसी क्षमता पक्षी में कृषि उत्पाद से प्राप्त होने वाले रेशेदार आहार का उपभोग कर सके, है ना। तो अंडे देने वाले मतलब अंडे ज्यादा मात्रा में दे पाए वो, और ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि उत्पाद से प्राप्त रेशेदार आहार का उपभोग कर सके, मतलब वो ऐसी चीज खा सके जो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है। जैसे गेहूं का जो है वो कचरा बच रहा है तो वो चीज भूसे में वो खा सके, ऐसी नस्ल जो है वो हमारे काम की रहेंगी और हमारी आमदनी भी बढ़ाएंगी। इसलिए जो है वो मुर्गे की भी नई नस्लों का जो है वो उत्पादन किया जाता है। अंडे तथा ब्रोलर का उत्पादन। ब्रोलर चूजों को अच्छी तरह वृद्धि दर, अच्छी आहार के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं।
विटामिन चाहिए। उनकी मृत्यु दर कम रखने, उनके पंख मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। ब्रोलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणाली को बहुत आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत आवास में उचित ताप होना चाहिए, ज्यादा गर्मी ठंडी नहीं होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, रोग पीड़ाओं का नियंत्रण करना चाहिए ताकि वो गंदगी नहीं होना चाहिए उनके आसपास, और उनको जो है वो ये अब काम की चीज है। कुछ ब्रोलर के आहार में प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में होता है। ब्रोलर को जो दे रहे हैं हम, उसमें जो है वो प्रोटीन और वसा बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए। कुक्कुट आहार में विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है, जिससे जो है ये अच्छी क्वालिटी में उत्पन्न हो और जो है इनको जो है वो जिस काम के लिए इनकी फार्मिंग की जा रही है, इनकी कृषि की जा रही है, वो काम बखूबी कर पाए। जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी पोषण रहिता से जुड़े हुए इनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव करना चाहिए। संक्रामक रोगों से बचाने के लिए इनको टीका लगवाना चाहिए, तो इनको भी टीका लगता है। इन सावधानियां बरतने पर रोगों फैलने की दशा में कुक्कुट न्यूनतम हानि होती है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, उसके एग्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ मैं। देसी और विदेशी 2 प्रकार के एग्स आते हैं, उसमें क्या अंतर है उसके लिए एक बार फिर से जुड़िए आप लोग। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अंडों के बारे में बात कर रहा हूँ कंटिन्यू। एक बार फिर से जुड़िए सभी लोग।